टेररिस्ट एक्ट हमारे सॉइल पे होता है तो उनको सावधान तो रहना पड़ेगा, उनको वरी करना पड़ेगा। हम कब एक्शन लेंगे, जब जरूरत होगी तब जरूर एक्शन लेंगे। हमारे लिए एक एक वीर जवान का खून अनमोल है। आज जो ये वातावरण बना है, मैं यही कहूंगा, ये डर अच्छा है। तो सही कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के लिए कि ये डर अच्छा है। क्यों, इस पर हम विश्लेषण करेंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे, चर्चा की शुरुआत भी होगी, बहस होगी। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में गाइडलाइंस जारी करते हुए कुछ ही देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है। मेट्रो फिलहाल नहीं चलेगी, सैलून बंद रहेंगे, लेकिन ऑटो और कैब को एक सवारी के साथ इजाजत दी गई है। शिक्षण संस्थान, होटल, पार्क सब बंद रहेंगे। भीड़ भाड़ वाले स्पोर्ट्स, धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। ग्रामीण सेवा, मैक्सी कैब, आरटीवी चलेंगे, लेकिन एक सवारी और ड्राइवर पर जिम्मेदारी होगी गाड़ी को सैनिटाइज करने की। 20 सवारी के साथ डीटीसी बसें चलेंगी, ऐसी जानकारी दी है कुछ ही देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। आइए जरा जल्दी से आपको सुना देते हैं आज जब उन्होंने ये ऐलान किया, क्या कुछ कहा। ऑड इवन के तर्ज पर दुकानें और जो अन्य ऐसी जरूरी चीजें हैं वो खुलेंगी। पहले सुना देते हैं आपको क्या कहा। पहली चीज कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार का आदेश है। लेकिन इस लॉकडाउन में कई सारी ढील दी जाएंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या अलाउ नहीं होगा दिल्ली के अंदर। मेट्रो नहीं चलेगी, सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे, सारे होटल बंद रहेंगे, सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, ये सब बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगी। तो अरविंद केजरीवाल ये ऐलान कर रहे थे, इसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। लॉकडाउन 4 में क्या रंग रूप होगा राजधानी दिल्ली में, जिसमें मेट्रो सेवाएं नहीं चलेंगी, इसी के साथ स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन कुछ जगहों पर ढील दी गई है। बहरहाल इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। और अब रुक करते हैं उस बड़ी खबर का, जिस पर आज हम हल्ला बोल की बहस करेंगे। बात करते हैं कंगाल हो रहे पाकिस्तान और कंगाली का ताज पहनकर बैठे इमरान खान की। पाकिस्तान को कोरोना संकट से लड़ने का रास्ता नहीं सूझ रहा, फिर भी इमरान खान ने कश्मीर को लेकर अपना प्रोपेगेंडा जारी रखा है। वो बार बार दुनिया के सामने ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। अब पता नहीं वो डर रहे हैं या डराने की कोशिश कर रहे हैं, खौफ में ज्यादा दिखाई देते हैं। इन सब के बीच एक हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। इमरान खान, पीओके के हाथों से फिसलने के खौफ ने इमरान को इतना तिलमिला दिया है कि वो फिर से कश्मीर का प्रोपेगेंडा पसारने ट्विटर की जमीन पर अनाप शनाप लिखने लगे हैं। इमरान खान एक नाकाम प्रधानमंत्री जो हर मोर्चे पर फेल है, वो अब ट्विटर पर बनने चला शेर है। तभी तो भारत के खिलाफ ट्वीट करना अपनी उपलब्धि बनाकर पॉलिटिक्स चमकाने में लग गए हैं। इमरान खान कोरोना संकट में जब पूरा विश्व वैक्सीन और दवा की खोज कर रहा है, इमरान कश्मीर का राग अलाप भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बार इमरान प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर रहे हैं। कश्मीर पर मोदी की आरएसएस प्रेरित नीति साफ है। अवैध रूप से छीने गए क्षेत्र में कश्मीरियों को अपना फैसला लेने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को जब से अनुच्छेद 370 से जुड़ा फैसला भारत ने लिया, तब से ही इमरान की नीति साफ है। घर में फेर
तो ट्विटर पर प्रोपेगेंडा चलाकर इज्जत बचाई जाए। एक तो आर्टिकल 370 हटा, ऊपर से भारत ने पीओके पर आक्रामक रुख अपनाया। जी हाँ, इस तिलमिलाहट की वजह है इमरान की जमकर किरकिरी, क्योंकि भारत ने डंके की चोट पर अब पीओके को लेकर अपनी नीयत साफ कर दी है। भारत के मौसम विभाग ने पीओके स्थित मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगिट का मौसम बताना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान ने पीओके पर आक्रामक अंदाज क्या अपनाया, पूरे पाकिस्तान में इमरान की किरकिरी होने लगी। हर राजनीतिक पार्टी के घेरेबंदी में फंसे इमरान ने ऐसा खौफ खाया कि उन्हें अब हर इंटरव्यू, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही दिखाई दे रहा है। इमरान ने अपना कश्मीर प्रोपेगेंडा आगे ले जाते हुए ट्विटर पर लिखा, पैलेट गन जैसे अमानवीय हथियारों का महिलाओं व बच्चों पर इस्तेमाल। दूसरा, कश्मीरियों को आधारभूत जरूरतों, भोजन से लेकर दवाई तक से वंचित रखकर लॉकडाउन लगाया गया है। तीसरा, कश्मीर में व्यापक स्तर पर खासकर युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। कम्युनिकेशन के लिंक तोड़कर उन्हें दुनिया से अलग थलग कर दिया गया है। अजहर मसूद से लेकर हाफिज सईद जैसे ग्लोबल टेररिस्ट को शरण देने वाला पाकिस्तान इस कोरोना काल में भी आतंकियों की खेप भारत भेजने की फिराक में जुटा है। और उल्टा इमरान ने अपने ट्वीट में भारत पर ही कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया और यहाँ तक कहा कि इसे दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए वह पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है। जवाब एयरफोर्स चीफ ने दिया है। देखिए, पहले तो जो भी एक्टिविटीज हो रही है वहाँ पे हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत ही बखूबी उसको टैकल कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक एयर एक्टिविटी का सवाल है अक्रॉस, वो सारी एयर एक्टिविटी हम मॉनिटर करते हैं एंड जहाँ भी रिक्वायरमेंट होता है कोई एक्शन लेने का या कोई मेजर्स इम्प्लीमेंट करने का हम करते हैं समय पर। कोरोना संकट में जब दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष इस चुनौती से निपटने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान पीएम इमरान खान अपना समय भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा रहे हैं। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर जो सबक सिखाए वो इमरान को समझ ना आए, या फिर यूं कहिए कुछ लोग बातों से नहीं मानते। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्ट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे। ललित अंबरदार, एक्टिविस्ट, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रिटायर्ड कर्नल दिनेश आयन जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। आरजू काजमी जो कि जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमर अल्ताफ साहब जर्नलिस्ट पाकिस्तान के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। दिनेश आयन जी, मैं आपके पास आकर शुरुआत करना चाहती हूं, वो इसलिए क्योंकि आज पाकिस्तान को ये समझाने की जरूरत है कि ये जो उनके प्रधानमंत्री प्रोपेगेंडा कश्मीर के इर्द गिर्द फैला रहे हैं, क्या वाकई पीओके का खौफ अब इतना सताने लगा है? देखिए अंजना जी, 5 अगस्त को अगर याद हो आपको, तो गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कह दिया था कि पीओके के लिए जान भी दे देंगे। उसके बाद में जो अपने रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कह दिया था एक सभा के अंदर कि अगर बात होगी तो सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी, बाकी कश्मीर से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। और बाकी उसके ऊपर जो आखिरी स्टैंप मैं कह सकता हूँ लगा दी थी एमईए ने, जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिस्टर जयशंकर जी ने कह दिया था कि ये अभी कहने की बात है, हम लोग कह रहे हैं कि हमारा पीओके है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब फिजिकली हमारे पास में होगा। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। और रावलपिंडी के अंदर 3 महीने पहले एक मीटिंग की गई अंजना जी, जिसके अंदर 3 प्रोन अटैक करने की कोशिश की गई, प्लान किया गया आईएसआई द्वारा। पहला था कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट किया जाए कश्मीर के अंदर, जिसके अंदर जितने भी जो वहां पे युवा हैं उनको किसी प्रकार से नए नए तंजीमों के नाम देके, जैसे कि गजनबी फोर्स अंग्रेजी में, या फिर द रेजिस्टेंस फोर्स करके नए नाम अपने पुरानी तंजीम में छुपा के एफएटीएफ से बचने के लिए, और उनको आगे किया जाए। दूसरा, सोशल मीडिया पे ये जो इस्लामोफोबिया है, इसका सहारा लेते हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है सबको एक ही रंग दे दिया जाए और एक माहौल बनाया जाए। और तीसरा, कश्मीर के अंदर अब किसी भी प्रकार घुसपैठ शुरू करनी पड़ेगी, ये इन्होंने प्लान किया। और अब देखिए, जब से इनका कोरोना पूरा विश्व में फैला हुआ है और पाकिस्तान के अंदर जहाँ 50,000 से ज्यादा की संख्या अभी संक्रमित हो चुकी है, इमरान खान जी को ना तो किसी सभा में बुलाया जा रहा है बाजवा द्वारा, ना उनको वो जो कराची के अंदर पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट की एक मीटिंग हुई थी पिछले साल, उसमें बुलाया गया। अभी पूरे एरिया में कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान के अलग अलग प्रोविंस के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स थे, उसकी मीटिंग में उनको नहीं बुलाया गया। तो अब बेचारा करे क्या? एक ही चीज रह गई है
कि जिसको थोड़े बहुत सेना पहचानती है या पाकिस्तान पहचानता है, कश्मीर का रागनापो। आरज़ू काज़मी, जब पूरी तरह से घिर जाते हैं इमरान शुरू कर देते हैं कश्मीर पर रोना। नहीं, ऐसी बात नहीं है अंजना। देखिए, कश्मीर जो है वो आप खुद भी देख रहे हैं कि मोर देन 70 इयर्स हो गए। पाकिस्तान ना भारत पीछे हट सकता है ना पाकिस्तान पीछे हट सकता है। तो इंडिया की बात तो होगी और साथ ही कश्मीर की बात भी होगी। ज्यादा कोरोना वायरस का या किसी और चीज का तो बाकी दुनिया के काम छोड़े तो नहीं जा सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब सब जो है वो कोरोना वायरस के पीछे लग जाए और बाकी कुछ भी ना हो। तो जाहिर है आप लोग जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग डील कर रहे हैं अपने यहाँ लोगों को, तो उस पर पाकिस्तान बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। आप लोग कभी वेदर दिखा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से। आप तो एक पत्रकार हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि ईमानदारी से आप बात करें। कितना डरे हुए हैं इमरान खान इस वक्त पीओके को, भारत का जो आक्रामक रुख है उसको लेकर? क्या वाकई डर गए हैं, खौफ में है, जिसकी वजह से ये सब बोलना पड़ रहा है? नहीं, डर नहीं गए हैं, ना ही खौफ में है, लेकिन फिर भी जाहिर है अगर किसी में थोड़ी सी भी अक्ल होगी, थोड़ा सा भी IQ होगा, तो वो ये जरूर सोचेगा। होशियार तो रहते हैं ना, आपको मालूम है कि आपके बॉर्डर के साथ बॉर्डर लगा हुआ है, वो हर वक्त आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप उनसे बचने के लिए पहले से प्लानिंग करते हैं, पहले से देख के रखते हैं। बिल्कुल आप सोए तो नहीं रह सकते ना, आप लोग हमारे से सोए रह सकते हैं कि आप नहीं देख रहे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और ना हम लोग इस तरह से रह सकते हैं हम ना देखें कि इंडिया क्या कर। ठीक है सुधांशु जी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सुधांशु जी, मुझे नहीं लगता कि कोई और पत्रकार उस सच्चाई के इतने करीब पहुंचेगा जितना आरज़ू आज खुलकर कह रही है। वो कह रही हैं कि नजर बनाए हुए हैं और देखे हुए हैं कि हमारे ऊपर कुछ ऐसी परिस्थिति ना बन जाए। ये उस डर और खौफ का प्रतीक है जो पीओके को लेकर पाकिस्तान में है। देखिए, कश्मीर पे जो पाकिस्तान की गलतियां थी वो मुसलसल इतनी रही हैं कि उनके लिए डर और खौफ का सबब तो खुद ही बन गया है। हाँ। अब ये बताइए, आज पाकिस्तान का क्या लोकल स्टैंड है जब कश्मीर में 1963 में पाकिस्तान ने अपने अधिकृत वाले कश्मीर का कुछ हिस्सा चीन को दे दिया था? ये कौन से मुआहदे का हिस्सा था भाई? और अगर आप वो तथाकथित प्लेबिसाइड की बात करते हैं तो उसमें कहीं पाकिस्तान में मिलने का कोई उल्लेख नहीं था। वैसे तो आपको खत्म हो चुका, बेकार हो चुका है, मगर उसमें भी जो उल्लेख था कि पूरा कश्मीर भारत के कंट्रोल में होना चाहिए, उसमें प्लेबिसाइड होना चाहिए। तो अगर हम पाकिस्तान के नजरिए से भी माने तो उन्हें पीओके और जो सक्षम वैली चाइना को दे दी उसे वापस लेकर भारत के कंट्रोल में देना चाहिए, तब वो मांग करे तो उनकी बात में कुछ ईमानदारी समझ में आ सकती है। मगर खैर वो सब तो बात छोड़िए, आज पूरी दुनिया में कोविड की समस्या चल रही है और आज पूरी दुनिया में क्या चर्चा हो रही है कि चाइना चारों तरफ से घिरता हुआ जा रहा है और यह संभावना है कि वहां से तमाम कंपनियां उठकर भारत की तरफ आए। तुलना हो रही है भारत और चीन के बीच में। पाकिस्तान वहां कहीं कहीं नजरिए में भी नहीं है और चीन वो है जिसके की पूरी तरह हमसाया बनके पाकिस्तान खड़ा है पूरे उनके साए में। ये भी हो सकता है कि चीन के इशारे पे हो रहा हो, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया सकता। और लास्ट में मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, उमर अल्ताफ, बारी आएगी, रुक जाइए, बारी आएगी, फिर बीच में बोलने लगे आप। उमर अल्ताफ साहब रुकिए। आपकी एक साबिक वजीर आजम थी मरहूम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उन्होंने कहा था कश्मीर हम भूलेंगे नहीं, लेके रहेंगे चाहे 1000 साल घास की रोटी खानी पड़े। 25-30 साल पुरानी बात है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा था। और कश्मीर तो अब यूनियन टेरिटरी हो गया और आपकी हालत ये हो गई 25-30 साल में कि अगर अंकल सैम और चचा जीपिंग आपको खैरात की रोटी ना दे तो घास की रोटी खाने की स्थिति आ गई है। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए वो खुद कहां खड़ा है, अंतरराष्ट्रीय मुकाम पे दुनिया कहां खड़ी है, जिसके सहारे वो ले रहा है वो चीन कहां खड़ा है। एक जमाना होता था कि जब कश्मीर का मुद्दा उठता था तो सिर्फ रूस भारत के साथ खड़ा होता था, बाकी पूरी दुनिया चीन के साथ, सॉरी पाकिस्तान के साथ। आज हालत यह है कि केवल चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, बाकी पूरी दुनिया भारत के साथ, यहां तक कि मध्य पूर्व के मुस्लिम देश भी भारत के साथ खड़े होते हैं, इक्का दुक्का मलेशिया टर्की को छोड़ के। उमर अल्ताफ साहब, उन्हें हकीकत न समझ में आए जो सुधांशु जी कह रहे हैं उसका मतलब समझ रहे हैं आप? चारों तरफ से घिरे हुए हैं, न सिर्फ अन्य जो अरब देश हैं वो भी हाथ उठा रहे हैं, बल्कि खुद अपने देश के अंदर एक नाकाम प्रधानमंत्री जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। क्या इसी वजह से उनको लगता है कि कश्मीर राग अलाप कर ही वो रेलेवेंट रह पाएंगे, वो जिंदा रह पाएंगे वहां की राजनीति में? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा मिस्टर अल्ताफ। देखिए, घिरा हुआ तो भारत है, चीन ने आपको घेरा हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जहां पे आपके फौजियों को जख्मी किया चाइना ने और उनके हेलीकॉप्टर्स परवाज कर रहे हैं भारतीय टेरिटरी में। फिर कश्मीरियों ने आपकी फौज को पिछले महीने में उमर अल्ताफ,
कमजोरी की सबसे बड़ी निशानी यही होती है। काउंटर क्वेश्चन है, काउंटर क्वेश्चन है मिस्टर अल्ताफ, एक सेकंड सुन लीजिए, काउंटर क्वेश्चन सुनिए। नहीं आप जवाब नहीं दे रहे ना, एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए। देखिए उमर अल्ताफ साहब, आप सवाल तो सुनिए। देखिए कमजोरी की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है, किसी तीसरे की बात कर लो। मैंने पाकिस्तान पर सवाल पूछा, आपकी पहली लाइन ही चीन के बखान पर है। यही बात तो सुधांशु जी आपको समझा रहे थे कि आप जब तक अंकल सैम और चचा शी जिनपिंग की बात नहीं करते, आपकी थ्योरी आगे नहीं बढ़ती। भारत घिरा हुआ है, भारत घिरा हुआ है, भारत के हमसायों ने उसको घेरा हुआ है। एक वीडियो दिखाते हैं इनको, चलिए। अरे खास उमर अल्ताफ आपके लिए, पाकिस्तान की इस वक्त क्या हालत है ये वीडियो देखिए। और आपने जरूर देखा होगा इसको, आरजू जी, ये वीडियो जरूर देखा होगा आपने, कैसे कोरोना की वजह से वहां के एलायंस में कैसी नौबत आ रही है, किस तरह से हर जगह सिर्फ परेशानी में जूझ रहे हैं आप। ये वीडियो पहले फुल ऑडियो के साथ सुनाइए इन दोनों को। Talks. These talks will be ongoing. The idea is to develop a much. एक सीट के बनवे के $3,000 बनता है। डजंट मैटर यार, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। आपका खाली आ रहा है या भरा हुआ आ रहा है? कौन कहता है कि खाली आता है ये माल? कौन कहता है? आपने 3 सीटों के पैसे पर पर्सन आपने बनवे $3,000 आप चार्ज कर रहे हो। आप बेवकूफ समझ रहे हो? आप लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए कि ओवरसीज से इमदाद चाहिए, पैसे चाहिए, हर किस्म का सोचा। सारे जहाजों में एक सीट निकाली हुई है। ओके, पूरी दुनिया के अंदर सिंगल सीट पर सफर हो रहा है। आप लोग ये कहते हो कि नहीं जी कोरोना है तो बाहर है, अंदर जहाज में कुछ नहीं है। कल को मुझे कुछ हुआ, मैं आप लोगों को छू करूंगा। 25 लोगों को आप लोगों को छू करूंगा। अब बताइए उमर अल्ताफ साहब, आपके प्रधानमंत्री की नजर इन परिस्थितियों पर होनी चाहिए जिस तरह की कंगाली का आप सामना कर रहे हैं, या फिर आपको ये सब राग अलापना चाहिए जो वो कोरोना के संकट काल में कर रहे हैं? दुनिया भर में लोग वैक्सीन और दवा बना रहे हैं कोरोना की, और देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपके पीएम क्या कर रहे हैं। अंजना जी, आपने ये वीडियो तो दिखाई, आप जरा वो भी वीडियो दिखाएं जहां भारत के मजदूर जो मर रहे हैं, 40 मजदूर जो मर गए, और बहुत सारे मजदूरों जिनको मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया, और वो सारे मजदूर पैदल अपनी स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं। कोई उनके पास रोजगार नहीं रहा, इतने सारे मजदूर मुझे लगता है कि बेसिक वो भूख से मर रहे हैं। तो बेसिक लॉजिक आप कहीं पर रखकर इस बहस में शामिल हुए हैं। आप बेसिक लॉजिक कहीं पड़ोस में रखकर आए हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में, अब इनकी आवाज नीचे कीजिए, अब उमर अल्ताफ मैं बोलूंगी आप सुनेंगे। ये मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की ताकतें, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की भारत सरकार, राज्य सरकारें उन मजदूरों के लिए काम कर रही हैं। लेकिन आपके पीएम क्या कर रहे हैं? कश्मीर पर थ्योरी लिख रहे हैं, प्रोपेगेंडा, काल्पनिक दुनिया की। उनकी नजर इन चीजों पर नहीं है। क्या आपने भारत सरकार की तरफ से, भारत के पीएम की तरफ से, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की तरफ से इस तरह के प्रोपेगेंडा को ट्विटर पर लिखते हुए देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि हम इसमें यकीन नहीं रखते। बड़ा मुल्क बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, और आप अपनी छोटी सोच वाले प्रधानमंत्री को डिफेंड कर रहे हैं उल जलूल दलीलें देकर। मैं आपके पास अब आना चाहती हूं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी। शंकर प्रसाद जी, हम तस्वीरें भी जरा दिखाना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान एरिया में कैसे स्कर्दू एयरबेस में भी फाइनलाइजिंग की तरफ तस्वीरें जो आ रही हैं, जो लगातार उसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। क्या ये उसी मुहिम का हिस्सा है जहां वो डर और खौफ में है अब पीओके को लेकर? जनरल प्रसाद जी, आपने अभी तक जो कहा बिल्कुल सही कहा, और खास तौर से जो इंट्रोडक्शन में कहा था। देखिए, असलियत जो है वो अभी तक आपके सामने नहीं आई आज शाम को। वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी इस समय बहुत डरी हुई है। वो पाकिस्तान की सरकार को चलाती है। वो प्रधानमंत्री से, उनके अपने इमरान खान से कह रहे हैं कि आप ट्विटर पे रोज़ कीजिए। 90% और ट्विटर जो निकलता है पाकिस्तान से, इमरान खान से, वो कश्मीर के बारे में होता है, क्योंकि सब कश्मीरियों को पता है, पाकिस्तान आर्मी को ख़ास तौर से पता है, ISI को पता है कि अब कश्मीर उनके हाथ से निकल रहा है और निकल चुका है तकरीबन। देखिए, सबसे पहले जब अगस्त में आर्टिकल 370 को हटाया गया, उसके बाद कश्मीर के अंदर जो भी हुआ उसमें एक गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। The security forces did not have to fire a single round.
और वो मसला सही हो गया, थोड़े दिन लगे अवश्य उसमें। उसके बाद देखिए अभी कंटिन्यूसली हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आ रही है। रियाज निक्कू मारा गया, कल तलत अहमद मारा गया, उसके पहले आपने 2 दिन पहले देखा 5 अंडरग्राउंड वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया गया जी। और आपने ये देखा कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, आर्मी चीफ ने और एयरफोर्स चीफ ने क्या बयान दिए इन दिनों में। हमारे एयर चीफ का बयान तो आपने अभी दिखाया था कुछ देर पहले, 4-5 दिन पहले आर्मी चीफ का बयान आया था कि वी विल डू अ प्रिसीजन अटैक जहां भी जरूरत पड़ेगी, और वही एक तरह से आज एयर चीफ ने कह दिया। और आपने ये भी देख लिया कि किस तरह से नक्शे को बदली कर दिया गया है। सारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आज इंडिया के संग जुड़ चुका है और उसका सारी जो वेदर फोरकास्ट है उसी में आ रही है। इस समय पाकिस्तान आर्मी को ये लग रहा है कि अगर कश्मीर का मसला बिल्कुल हमारे हाथ से निकल गया तो हमारी अहमियत ही क्या रहेगी। फिर पाकिस्तान आर्मी वहां रूल नहीं कर पाए। एक मिनट, अरे एक मिनट मेरे भाई, सुन तो लो, आपको भी समय मिलेगा। मैं चुप रहा, अब मेरी भी सुन लीजिए। अब आप जो चाहें कहिए जब आपको समय मिलेगा। अंजना जी आपको भी समय देंगी। देखिए असलियत यह है कि पाकिस्तान आर्मी आज पाकिस्तान के अंदर रूल इसी वजह से कर पाती है कि वो कश्मीर का मुद्दा एक्टिव रखता है। अगर कश्मीर का मुद्दा ही खत्म हो गया, अगर कश्मीर में रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया तो पाकिस्तान आर्मी की वैल्यू खत्म हो, तो डेमोक्रेसी आ जाएगी फिर से दोबारा। और सबसे जरूरी बात अंजना जी, जो ये रेजिस्टेंट टास्क फोर्स का नाम नया दिया गया है, अभी पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान के आर्मी और ISI के लोग हैं, उन्हें लग रहा है कि जून जुलाई में शायद ये टास्क फोर्स की जो बैठक होगी फ्रांस में, उसमें कहीं लगता है कि पाकिस्तान को कहीं ग्रे से ब्लैक लिस्ट में ना कर दिया जाए। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, रेजिस्टेंस फोर्स खड़ी हुई है जो कि इंडिजिनस है, जो कि अपनी इससे रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं है, ये होम ग्रोन पाकिस्तान है। लेकिन जितने मिलिटेंट्स मारे गए हैं इन दिनों में वो सब हिजबुल मुजाहिदीन के हैं या लश्कर तौयबा के हैं, जो कि एक फ्रंट नेम लगा दिया रेजिस्टेंस फोर्स। तो आप इस सब पूरे नक्शे को अगर ध्यान से देखें तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान आर्मी इस समय बौखला रही है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि कश्मीर का मुद्दा मैं एक्टिव कैसे रखूं। उसके सब हथकंडे खत्म हो चुके हैं। अब उसको लग रहा है कि कश्मीर तो हमारे हाथ से गया, और इस गर्मी में अगर कुछ खास बात नहीं हो पाई, और अगर कहीं भारत की एयरफोर्स ने, सेना ने, नेवी ने, किसी ने भी जो भी हमारी ताकत है उसका कोई सीरियस एक्शन ले लिया तो पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। डेमोक्रेसी विल फिनिश देयर, एक्चुअल डेमोक्रेसी विल कम। दे विल रियलाइज कि आर्मी ने तो हमें इतना बेवकूफ बनाए रखा है इतने सालों से, और एक पपेट प्राइम मिनिस्टर खड़ा कर रखा है जो रोज पाकिस्तान आर्मी के पीछे से लेकर अपना ट्वीट दे देता है इंडिया के बारे में। कलती एक बार आपको अवश्य देंगी मौका, आपको मौके से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है सर, अपनी बात पूरी करें आप। जैन साहब मैं खत्म कर दूं अंजना जी। जी, तो मेरा समिंग अप यही रहेगा कि इस समय आपने बिल्कुल हेडिंग अच्छा सुना। डरा हुआ है, डरा हुआ कौन है? पाकिस्तान आर्मी। डरी हुई कौन है? पाकिस्तान ISI। क्यों? क्योंकि अगर कश्मीरी का मुद्दा खत्म हो गया तो उनकी बिल्कुल अहमियत खत्म हो गई। फिर तो वहां दोबारा इलेक्शन होंगे, नए प्रधानमंत्री बनेंगे, डेमोक्रेसी आएगी। पूरी जनता आपके सामने, 2 पत्रकार पाकिस्तान से बैठे, इनके दिल से पूछिए कि पाकिस्तान का जो आवाम है, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, क्या वो पाकिस्तान आर्मी की हरकतों से खुश है? रंजना जी आपको टाइम देंगी, मुझसे टाइम मत मांगिए आप। रंजना जी इनसे ये पूछिएगा कि अपने दिल पे हाथ रख के कहें, अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि इनकी आवाम क्या चाहती है। क्या चाहती है कि पाकिस्तान आर्मी कंटिन्यूसली रूल करती चली जाए, इसी तरह से पाकिस्तान को बर्बाद कर दे? आज बिल्कुल जैसे सिद्धांशु जी ने कहा, आज इनके पास वो हालत आ गई है कि ये बोल लेकर घूम रहे हैं पूरी दुनिया में पैसे के लिए। और अगर इनको टास्क फोर्स, फाइनेंशियल टास्क फोर्स उसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो कहाँ जाएंगे ये? आरजू काज़मी, ये इस चीज से डर। आपने अच्छा चुना है, जवाब आप दीजिए, सीधा सवाल। जी बिल्कुल, देखें अंजना, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। मैं ये कहूंगी कि दोनों देश होंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, दोनों को एक दूसरे को जो है कमजोर नहीं समझना चाहिए। ऐसा मत समझे कि भारत यहाँ जाएगा और हम खत्म हो जाएंगे, या हम वहां जाएंगे और भारत खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग जो है 2020 में रह रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करें, अपना आपको थोड़ा सा देखें कि कहाँ पे हम आप अपने आप ही खत्म। और सर मेरी बात जो कहा जाता है ना, जब आपको जुकाम होता है ना, तो आपको जब फ्लू होता है तो आप बुखार होने से पहले उसका इलाज करते हैं। तो इसी तरह से इंडिया जो है ना, वो एक तरह का फ्लू स्टार्ट किया है उसने कि कभी वो उधर से 370 हटाता है कश्मीर से, और
कभी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का मौसम दिखा रहे, तो जाहिर है पाकिस्तान उस पे आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। हमें उसके ऊपर जाहिर अपनी तैयारी बंद करके रखिए भी मत, अपना रिएक्शन क्योंकि पीओके पर आप अपने आप को अपडेट भी कर लीजिए और अपने पूरे सिस्टम को रिबूट भी कर लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान का जो रुख है वो रुख कायम रहेगा। पता नहीं आप कहां से पहुंच के बोल रही हैं, मुझे उम्मीद थी आरजू की शायद आप ईमानदारी से बात करेंगी। आपको भी एहसास है कि पाकिस्तान को किस कंगाली में इमरान खान धकेल रहे हैं, लेकिन आप भी आंखें बंद करके उस पर रहना चाहते हैं। कहीं नहीं धकेले। देखिए हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें, ललित अंबरदार देखिए वो तस्वीरें दिखाइए जरा। ये खौफ से भी अगर ये खुराफात का अंत नहीं होता है इस डर की वजह से, ये देखिए। अंजना एक सेकेंड अंजना, आपने यूएस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें लिखा है कि किस तरह से इंडिया में जो है वो रिलीजियस डिफरेंसेस किए जा रहे हैं और लोगों को किस तरह से मारा जा रहा है, वो भी एक दफा पढ़ ले। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे सब सही हो रहा है, वही कोट करूंगी जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, फिर वही कोट करूंगी जो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। सुधांशु जी रिपीट कर दीजिए उनके लिए। अंकल सैम के बिना इनकी कोई बात ही नहीं कंप्लीट होती। मैं एक ही लाइन कहूंगा, डर का सबब जानते क्या है? खेली गई। अमर अल्ताफ साहब सुनिए, डर का सबब जानते क्या है? एक आपके चचा हैं, एक आपके ताऊ हैं, ये तय कर लिया अमेरिका चीन में कौन। आज दोनों में इतनी लड़ाई तलवारें जंग खींच गई हैं कि अगर दोनों लड़ पड़े तो आपका क्या होगा? अभी आपने कहा कि चीन भारत को घेर रहा है, अरे आपकी सोच आपको मुबारक, पर आपको तो खरीद चुका है। अरे जनाब आपको तो खरीद चुका है, और अंकल सैम से तो आपने इतना कर्जा ले रखा है 60-70 साल में कि पूरा पाकिस्तान बिक जाए तो चुका नहीं सकता। अब अगर ये दोनों लड़ पड़े तब क्या होगा सोचिए। यतीम होना पक्का है। भारत से नदी से पानी की सप्लाई रुके ना रुके, पैसे की नदी जो आ रही है चीन और पाकिस्तान का जवाब देना था, मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला। जी आप थोड़ा साफ कीजिए और मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है, चलिए जवाब। आरजू काजमी भी मुस्कुरा रही है, कोई गम है जिसको छिपा रही है। जनरल साहब ने कहा कि पाकिस्तान बुलाया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। अगर आपने कोई एडवेंचर किया तो आपका नतीजा वैसा ही होएगा जिस तरह अभिनंदन का हुआ था, जिस तरह उसका जहाज गिराया गया और अभिनंदन को पकड़ लिया गया पिछले साल। अगर आप अभी भी कोई मुहिमजोई करेंगे तो नतीजा वैसा ही होएगा। इसलिए पाकिस्तान आपको बताना चाह रहे हैं कि आप सुन लें, आप होश लें। जी मैं आपको सुना रहा हूं। अपने आप को सुन पा रहे हैं? जनरल साहब का जवाब दे रहा हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ और जनरल साहब का जवाब दे रहा हूँ। सीरियसली लेगा भी नहीं जो आप बोल रहे हैं। भक्तियों से पाकिस्तान डरने वाला नहीं, तैयारी मुकम्मल है पाकिस्तान की। भारत अगर जोर आजमाई करेगा तो उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। और आपको कश्मीर में 90,000 लॉकडाउन हटा देना चाहिए, कश्मीरी क़यादत को रिहा कर देना चाहिए और कश्मीरी लोगों को भी रिहा कर देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का क्या कसूर है? मुझे पता था कि आप यही सब भूल जलूल दलीलें देंगे, और अभिनंदन ने तो वहां जाकर F-15 आपकी गिरा डाली थी, लेकिन उस पर घुसेंगे तो अब मुझे पता है कि आप फिर उसी में उलझ के रह जाइएगा और अभी से मौजूदा परिस्थिति से भागने की कोशिश कीजिएगा। देखिए गाँव वालों ने आपकी मूंछें नीचे गिरी हुई है, उनको वैसे ही रहने दीजिए। आप नहीं समझ पाएंगे कि अभिनंदन जैसे दिलदार सैनिक और फौजी जो हिंदुस्तान के पास है, उस जज्बे पर हिंदुस्तान क्या कर सकता है। मत उलझिए उसमें, मत टाइम वेस्ट कीजिए। आज के टॉपिक पे आइए, ललित अंबरदार साहब। अरे असलियत पूछिए। देखिए मैं बोलना चाहता हूँ प्लीज। देखिए ऐसा है कि आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, एक आम जियोग्राफिकल एंटिटी नहीं है। हर मुल्क जो आज की तारीख में ग्लोब के ऊपर मुल्क एग्जिस्ट करते हैं, वो उनकी एक तारीख है, एक सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड है। पाकिस्तान की क्या 70 साल पहले हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे हिंदुस्तान अपनी मातृ वतन के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान बना दिया। और तब से आज तक इनका जो मौकूफ है 2 नेशन थ्योरी का है। कश्मीर के ऊपर जो इनका जो हक जमा रहे हैं वो भी यही उनसे पूछिए। वो कहते हैं कि 2 नेशन थ्योरी क्या, ये अधूरा एजेंडा है। वो 2 नेशन थ्योरी क्या थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। ये इनका आइडियोलॉजिकल बेस है पाकिस्तान का। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, तब से आज तक 47 से लेकर आज तक पिछले 3, 4, 5 साल पहले तक 3A माना जाता था कि पाकिस्तान का वजूद है। A फॉर अल्लाह, A फॉर अमेरिका, A फॉर आर्मी। आज की तारीख में जिस मुल्क के अंदर मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा हो, शियाओं के ऊपर,
अहमदियाज के, पर हिंदू और सिखों को तो उन्होंने बर्बाद खत्म करके रख दिया। 24% थे 1947 में और आज की तारीख में 1.5% है। दिन दहाड़े लड़कियों को, छोटी 10 साल 8 साल की लड़की को उठा के ले जाते हैं, 2 दिन के बाद मौलवी के सामने पेश करते हैं, कहते हैं कि मुसलमान बन गई। ये हिंदू और सिखों का हाल है। वहां शिया लोगों का क्या हाल है, वहां पे आप देखिए सिंध में मुसलमानों का क्या हाल है, बलोचिस्तान में ये क्या कर रहे हैं, वहां पे बलोचों के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, वहां पर रेप मर्डर क्या हो रहा है। और आप चलिए आप पाकिस्तान, जहां पे मकबूजा कश्मीर है, मकबूजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो इलाका है, वहां पे नारे लगते हैं कि इमरान खान लास्ट टाइम आए थे। मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैंने अपनी पुरानी बात प्लीज कंप्लीट करने, मुझे बोलने दीजिए पूरा। तो जब लास्ट टाइम इमरान खान अभी आए थे मुजफ्फराबाद, तो क्या बोला था जम्मू कश्मीर के लोगों ने, वहां पे मकबूजा कश्मीर के लोगों ने, गो नियाजी गो नियाजी गो बैक, जो उसका नाम है, असली नाम उसका नियाजी है। और गिलगित बल्तिस्तान में आपके द्वारा आप जाके पूछिए, वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में आज की तारीख में, गिलगित बल्तिस्तान में लोग, वहां के शिया लोग जब रात को खाना बनाते हैं ना, वो लोग 10 रोटी एक्स्ट्रा बनाते हैं इस इंतजार में कि हिंदुस्तान की फौज आके उनको आजाद कराएगी पाकिस्तानी दरिंदों से। ये है गिलगित बल्तिस्तान। और सुनिए, जहां तक आर्मी का ताल्लुक है, बालाकोट के बाद इनकी ऐसी हालत है, उनके यहाँ पे पाकिस्तान के दानिश्वर बोलते हैं कि पाकिस्तान के जनरल जो है ना प्रॉपर्टी डीलर है। इनके यहाँ पे जो सरहद पे नौकरी करता है ना फौजी, वो 100 रुपए 200 रुपए 1000 रुपए देके अपनी तबादला कराता है, कहता मैं क्यों मरूं इस मुल्क के लिए। ये है पाकिस्तान के लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान के दानिश्वर बोलते हैं कि हमारे जनरल लोग जो है इतने करप्ट है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। ये तो उनका जज्बा है। अब देखिए अफगानिस्तान, अभी जो इनको लग रहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान आएंगे, उनका ये होगा, लेकिन उल्टा हो गया। वहां पे क्या हुआ, और गनी और अब्दुल्ला ने सरकार एक ज्वाइंट नेशनल इंटरेस्ट में सरकार बनाई, यहाँ पे उनका चला गया। लेकिन सुनिए आपका जो कश्मीर जहाज जो है, 2 पत्रकार है, लेकिन सच्चाई आप दोनों में से किसी भी बोलने में हिम्मत नहीं है ना। मैं आपको टाइम देती, लेकिन सच्चाई बोलने की हिम्मत आप दोनों के पास नहीं है। वरना आप ये बताते कि आर्मी वहां पर जो है, उनके जनरल्स कैसे पूरा रियल एस्टेट सेक्टर पर हमला किए हुए हैं, पैसे उनके कब्जे में है, कैसे भ्रष्टाचार आपकी सेना में, जी नहीं, कैसे भ्रष्टाचार आपकी सेना में इतना ज्यादा है। ऐसे बातों से कोरोना के संकट काल में भी वो कश्मीर का राग अलाप कर अपनी कुर्सी बचाने की कवायद कर रहे हैं। और जिस जहर की बात आप कर रहे थे, एक सेकंड नंबरदार साहब, जिस जहर की आप बात कर रहे थे, उसी का प्रतीक मैं इस वीडियो को मानती हूँ। ये वीडियो दिखाइए जरा। अफरीदी का मियादाद हो, दाऊद के घर अपना रिश्ता बना लेते हैं। अफरीदी जैसा क्रिकेटर हो, वो भारत पर जहर उगलता। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिल और दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। ये वही सोच का विस्तार है, वही पागलपन, वही फितूर है जो हम इमरान खान में देखते हैं। जब बतौर क्रिकेटर भी खेलते थे तो कश्मीर का जिक्र कर देते थे। यही वो जहर है जो हमेशा से, मतलब आप सोचिए कि कब से मियादाद जैसा क्रिकेटर, एक ऐसे जो कि 83 के धमाकों का आरोपी है, उसके घर में रिश्ता करता है। ये तो उनकी सोच है। दिनेश जी देखिए अंजना जी, इनका बेस सिर्फ एक ही है कि जब भी अपने घरेलू कोई भी प्रॉब्लम, 2 मिनट रुक जाइए जरा उमर जी, बात करने में शामिल हुए थे दुबई में। एक मिनट देखिए अंजना जी, इनका क्या चक्कर है। बेटे की शादी में भारतीय क्रिकेटर शामिल हुए थे। उमर आप ना थोड़ा सा तसल्ली रखिएगा। पहले रहमान मलिक को बताओ कि कोरोना जो है ना ग्राम में नहीं मिलता है। ऐसे जाहिल लोग तो आपके पार्लियामेंट में बैठते हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप यहाँ बैठ के। आप पत्रकार होकर अंजना जी, इसको पत्रकारिता आती नहीं है, भारत के खिलाफ बोलने की बात करता है, इसको कुछ नहीं पता। आरजू से पूछिए, आप आरजू से बताइए रहमान मलिक जी को क्या हो गया। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक उल्लू काफी है, और हर दाल पे उल्लू बैठा, पाकिस्तान का क्या होगा। आप लोग को और कोई काम है नहीं, आके कश्मीर के बारे में बोलना, आपके नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलना। अरे भाई अपने घर में झांक के देखो, आपका सिंध से लेके बलूचिस्तान से लेके आपका जो पश्तूनी जो मूवमेंट चल रही है वहां से लेके आपके गिलगित बल्तिस्तान से लेके हर जगह ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। हर जगह पे इमरान खान जी की अभी जो है नौकरी जाने वाली है, उनको कहीं पूछ नहीं रहा, बोलते लॉकडाउन हटा दो। बाबर साहब, जनरल बाबर आके बोलते लगा दो।
कोई उनका पूछ नहीं रहा। अभी बीच बीच में दूसरे क्रिकेटर आ गए, तो तब पोजीशन खाली होने वाली है, कुछ भारत के बारे में अनाप शनाप बोलो। अरे भाई कुछ इंटेलिजेंट बात करो। आपका देश भुखमरी में है, आपके देश के अंदर 14% में इन्फ्लेशन आ गई है। अब कम से कम जितना कर्ज लेते हो उसका 75% तो ब्याज में देना पड़ता है। चीन आपको छोड़ के चला जाएगा, चीन की खुद की परेशानी है। चीन कहां से पूरा दुनिया पीछे पड़ गई, हुक्का पानी बंद हो गया उसका। अरे कहां जाओगे? एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट हो गए। जर्मनी अभी हेड बनने वाला है एफएटीएफ का, वो प्रेसिडेंट बनेगा। क्या करोगे? चीन कहां से बचाएगा? कुछ शर्म करो। और रही बात पीओके की, पीओके हिंदुस्तान का ही है, ये लेंगे। आप सोच लो, चाहे आप डर लो, चाहे आप स्कार्दू में आ जाओ, चाहे आप रावलपिंडी में बैठो, चाहे आप कहीं बैठो, आप बता दो बाजवा को, ये हम लेके छोड़ेंगे, ये हमारा इलाका है। और जो सक्सगाम वैली आपने चीन को दिए, जहां वो हवाई पट्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसे भी बोल दो। हवाई पट्टी तो दूर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तक भी नहीं छोड़ेंगे। और वो डर गया, चीन भी जानता है इस बात को। तो आप थोड़ा सा हल्का रखो, हमारे इलाके को लेके हमें आके दिखा रहे हो। अपने इलाके में संभालो, बातें छोड़ो, तुम काम की बात करा करो। पत्रकार हो आप, क्या बातें करते रहते हो? आप ठीक है। कोरोना जो अमेरिका से आया, अरे आपको चीन ने भेजा कोरोना। मलिक साहब बोलते अमेरिका से आया है। अभी शहद की नदियां आपके पास भी नहीं बह रही हैं सर। देखिए इंडिया में भी नहीं बह रही है। और जब अमेरिका का प्रेसिडेंट आया था, सुनिएगा, वैक्सीनेशन से इस्लाम खतरे में नहीं आता, एरिया छुपा रहे थे। वैक्सीनेशन से इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। के लिए जो है पोस्टर बैनर वैक्सीनेशन, मोदी जी को छोड़िए, आपके मोदी जी को छोड़िए, आपके पूरे पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं और प्रेसिडेंट के खिलाफ इस्लाम खतरे में हो जाएगा वैक्सीन लेने से। जवाब सुनते हैं आरजू काज़मी का जवाब। सोचिए अगर आप इस बात को। आरजू काज़मी, आप मोदी जी को छोड़िए, पहले मलिक को संभालिए। क्या बोल रहे हैं आप लोग? मलिक को संभालिए आप पहले। सर आप इमरान खान साहब की बात करें, मोदी जी क्या लेना? मोदी जी को आप थैंक यू बोलने आना, जब क्यों के ले लेंगे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्यों आप लोग दीवारें बना रहे थे? आप लोग क्यों छुपा रहे थे? परेशानियां दूर कर देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ध्यान दो, अफगानिस्तान के पास में आपके कोई कुछ चलने वाला नहीं। बलूचिस्तान आपको लात मारेगा। आरजू मैडम, आप मंजूर पश्तूनी को देख लो, मंजूर पश्तूनी की बात करो, मंजूर पश्तूनी की बात करो, जो कह रहा है आपको कि अलग होना है। तो पाकिस्तान खाली नहीं बैठा रहेगा ना। अब क्या साल नहीं हो सकता? नरेंद्र मोदी बोलते रहते हैं आप, बस वो भी ऐसे काम नहीं चलेगा। हम अपने पड़ोसी में नजर ना रखें, पार्लियामेंट में बैठते जाके अब देखिए ना, रहमान मलिक गृह मंत्री क्या बोलता है, किताब लिख दी उसने, पूरी किताब। आरजू जी पूरी किताब लिख दी, 1 ग्राम कोरोना और किताब भी लिख दिया उसके ऊपर। क्या जाहिल लोग हैं यार, बैठ करके हिंदुस्तान के बारे में बातें करते हो। अपने देश में तो कुछ समझाओ। डिस्ट्रॉय कर दिया है बीजेपी ने, आप होंगे, डिस्ट्रॉय आप खुद हो जाएंगे। सुधांशु जी, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, आपकी आर्मी छोड़ेगी नहीं आपको। आपका इमरान खान बेवकूफ इंसान है। अफरीदी आ गया, सोचा मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। इसको उमर को भी भेज दो, उमर भी जो गालियां देगा सोचेगा प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। क्या सोच है? अपने देश को देखिए, आपके देश की तरफ ध्यान दीजिएगा। क्या बातें करते हैं? जब अपनी एजेंसी में पैसा चाहिए तो भारतीय क्रिकेटर्स की तरफ देखते हैं। करेंगे ये सिर्फ आकर के या तो नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी जी या फिर कश्मीर, इसी के बारे में का नाम लेकर इमरान खान एक तरफ से बात के लिए उतरे थे अफरीदी। एक करके बात करेंगे, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ। सुधांशु जी, रहमान मलिक को जवाब सुधांशु जी। अभी जो शाहिद अफरीदी का बयान आया उसमें क्या बोल रहे हैं, वो एक मजहब का वायरस, वाकई बहुत गजब का मजहब का वायरस है। मजहब के नाम पे ही तो पाकिस्तान बना था, और ऐसा वायरस रहा कि 25 साल एक नहीं रह पाया। ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, वो तो मुसलमान ही थे ना भाई, वो तो हिंदू नहीं थे ना जो अलग हो गए। चलिए उसके बाद मजहब के वायरस ने क्या गजब का काम किया। ये जो आपकी गिलगित बल्तिस्तान में लड़ाई हो रही है, क्या मुसलमान नहीं है क्या? ये फाटा में जो लड़ रहे हैं वो मुसलमान नहीं है क्या? बलूचिस्तान में जो लड़ रहे हैं वो मुसलमान नहीं है क्या? और तो और आप छोड़िए, ऐसा गजब का मजहब का वायरस आपने छोड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में तो कह रहे हो भाई हिंदुओं से लड़ रहे हैं, ये लाहौर की लाल मस्जिद में धमाका किसके लिए होता है? ये पेशावर में धमाका कौन से हो रहा है? ये वही मजहबी वायरस है। और ये ऐसा बढ़िया मजहबी वायरस है कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, आपको याद हो, वैसे तो पाकिस्तान का जन्म हुआ था, आजाद हुआ वर्ड कहना ठीक नहीं, आजाद तो भारत हुआ था। तो उस समय जो एक पुरानी फिल्म थी भारत की,
कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, पुराना गाना था, इसके नकल पे पाकिस्तान ने भी ये गाना बना था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उसमें एक लाइन थी, बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। और भैया वो ऐसे आपके परचम उड़े, ऐसे आपके परचम उड़े कि मैं पूछ, ऐसे कि मजहब का ऐसा वायरस फैला कि बरेलवी देवबंदी को बर्दाश्त नहीं करता, दोनों मिलकर शियाओं को बर्दाश्त नहीं करते, तीनों मिलकर अहमदियों को बर्दाश्त नहीं करते, चारों मिलकर मुहाजिरों को बर्दाश्त नहीं करते, और सब एक दूसरे से लड़ते हैं। और किसके पैसे पे पलते हैं? चीन, जो ओरिजिनली कहता है कि मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं खुदा को नहीं मानता, मुनाफिक के खैरात के ऊपर पलते हैं और परचमे हिलाल के झंडे उठा के मजहब की बातें करते हैं। अरे देख तो लो भाई, तुम्हारा मुल्क कहां पहुंच गया। F-16 जहाज यहूदियों की कंपनी में बना हुआ है, AK-47 क्रिश्चियनों ने बनाया है, काफिरों के हथियार और मुनाफिकों की खैरात और परचमे हिलाल के झंडे तले मजहबों की बात। उमर अल्ताफ जी, देखिए अंजना जी, अब थोड़ा सा मुझे भी टाइम दीजिए ताकि मैं इनका जवाब दे सकूं। जवाब दीजिए। नहीं, आप इस तरीके से बात ना किया करें, आप मॉडरेटर बने और आप प्रोग्राम को अच्छे तरीके से मॉडरेट करें, डिस्कशन को चलाएं। ठीक है, आपसे एंकरिंग सीख ली, आप जवाब दीजिए। डोंट वेस्ट टाइम सर, प्लीज जवाब दीजिए। जी, अंजना जी, देखिए बात यह है कि भारत के जो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं ना, उन्होंने मियां दाद के बेटे की शादी अटेंड की। आप उनसे पूछे क्या उनके मुझे पता था कि आप सुधांशु जी की बात का जवाब नहीं देंगे। आप अपने घर में देखे ना, आप कुछ आरजू जी से ही सीख लीजिए। सुधांशु जी ने बात आप तो सबको एंकरिंग सिखा रहे हैं, आप आरजू जी से सीख लीजिए, वो टॉपिक पे बात करती हैं। आप मुझे जवाब देने इसीलिए मुझसे आपसे ऐसी बात करनी पड़ती है। मेरी बात आप टॉपिक पे बात कीजिए। बोलने का तो हक है, मुझे बोलने का तो हक है ना अंजना जी। आपको अगर बात नहीं पसंद है तो मुझे बोलने तो दें। और जहाँ बात आप कर रही हैं पाकिस्तान की तैयारी की या भारत पाकिस्तान के मसाइल की, तो भारत में बहुत सारे अंदरूनी मसाइल हैं जो भारत को खुद फेस करने चाहिए। और मजहब के वायरस की अगर आप बात करती है तो गांधी जी खुद मजहब के वायरस का शिकार हो गए थे। आरएसएस जो गांधी जी के कातिल है, आज भारत में वो हुक्मरान है। और माइनॉरिटीज के राइट्स भारत में देखें, फसादात दिल्ली में अभी 2 महीने पहले फसादात हुए जिसमें मुसलमानों को मार दिया गया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कमीशन नहीं बैठा, और कातिल उनके मुसलमानों के आजाद है, वो प्रधानमंत्री बने हुए। तो इस तरह चल रहा है भारत के महात्मा पर उंगली उठा रहे हैं। आपको जवाब इनको देना चाहिए ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि ऐसी हिमाकत कोई नहीं कर सकता। बस एक ही लाइन कहता हूं, महात्मा गांधी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हमारे यहाँ तो बोला जाता, महात्मा गांधी इतने बड़े नेता थे, उन्होंने बोला, और हमारे यहाँ तो धार्मिक संस्थानों बोल दिया था। चुनौती के साथ कहता हूं, कोई मुस्लिम धार्मिक नेता ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बोल के दिखा दे किसी मस्जिद में, धार्मिक स्थल में, तो मैं मान लूंगा कि महात्मा गांधी के बारे में आपको बित्ते भर का भी आपके मन में कोई श्रद्धा। अल्ताफ बोल दीजिए। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ महात्मा गांधी बड़े अच्छे इंसान थे, उनको कातिल आज भारत में हुक्मरान है। ये अफसोस की बात है। सेकुलर इंडिया में आरएसएस जो गांधी की कातिल जमात है, वो आज हुक्मरान है भारत में। ये अफसोस की बात है। मैं इस बारे की निशानदेही कर रहा हूँ, मैं गांधी जी को थोड़ी कोई बुरा भला कह रहा हूँ। देखिए अंजना जी, आपने देखा कितनी मजेदार बात हो गई कि आरएसएस की खिलाफत जो हमारे यहाँ अंदरूनी होती थी, ये क्या बोल रहे हैं उमर अल्ताफ। पाकिस्तान की जनरल असेंबली में बोल चुके, नेशनल असेंबली में बोल चुके हैं आरएसएस के बारे में इमरान खान। अब तो ये इतने खौफजदा हो गए हैं कि भारत सरकार से नहीं, देखिए आरएसएस अच्छी चीज तो नहीं है, वो गांधी जी की बात है। ललित अंबरदास जी बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं, जल्दी से रिएक्शन उनसे लेते हैं। ललित जी जल्दी से। देखिए अंजना जी, इन पाकिस्तानियों को बोलिए, आप कह रहे हैं ना इनको डर लग रहा है, बिल्कुल लगना चाहिए, जायज है इनका डर। क्योंकि आज तक तत्कालीन जो हिंदुस्तान की सरकारें आई थी 1947 से लेके 6 साल पहले तक हिंदुस्तान के अंदर सब ये नैरेटिव चला रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए। इनका हर जब भी हिंदुस्तान की तरफ से दोस्ती का कदम उठा, हाथ बढ़ा, तो उन्होंने क्या किया? वाजपेयी जी जब लाहौर गए थे, मीनारे पाकिस्तान के पर उन्होंने वहां पे सलामी दी और इन उन्होंने पीछे घोंप दिया छुरा हमारे हिंदुस्तान के कमर के ऊपर। जब कारगिल का इन्होंने हादसा किया, हम पे 700 सैनिक मारे गए। सुनिए आप, ये जो हिंदुस्तान है ना, यह बदला हुआ हिंदुस्तान है। आपका जो कश्मीर जहाज की जो गिनती है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हिंदुस्तान का ये मौकूफ है कि हमें ये इलाका हमारा है, इसको लाना है। जहां तक सबने अपनी बात के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, मैं आपकी बात के साथ इस पूरी चर्चा का अंत करना चाहती हूं। भारत की तरफ से
एयरफोर्स चीफ ने अपना जवाब दे दिया है। क्या समझे हम इसको? ऐसे ही एक और ऐसा ही कमेंट मानकर इमरान खान का इसको दरकिनार कर दे, या थोड़ा समझकर चलना होगा? नहीं समझ के चलना है। देखिए, आप इस चीज को पूरे टोटलिटी में देखिए। भारत सरकार, पूरा विश्व, भारत सरकार ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस वक्त कोरोना से झेल रहा है, उससे लड़ रहा है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पुलिस काम कर रही है, इंटेलिजेंस काम कर रही है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स काम कर रही है, और प्रधानमंत्री ने एक तरफ 20,000 करोड़ का एक पैकेज निकाला है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? 90% ट्यूट्स उनके जो प्रधानमंत्री है सिर्फ कश्मीर के पीछे लगे हुए हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों की प्रायोरिटी क्या है, भारत की प्रायोरिटी क्या है और पाकिस्तान की प्रायोरिटी क्या है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।